गुड मॉर्निंग क्लास। सब कोई कैमरा ऑन कर लो। सब कोई कैमरा ऑन कर लो फटाफट, ऐसे ही देर हो गया है। तो सारे लोग और मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहा हूँ, उसका जवाब देना। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, अगर मान लीजिए मुझे अपने बिजनेस पे कंट्रोल के ऊपर ध्यान नहीं देना है, अगर मुझे अपने बिजनेस नहीं देना है, तो मैं कौन से सोर्स को चूज करूंगा? मैं इक्विटी के थ्रू जाऊंगा या डेट के थ्रू जाऊंगा? कोई हैंड रेज करके बताएगा। अगर मुझे कंट्रोल के ऊपर फोकस नहीं करना है तो मैं किसको चूज करूंगा, डेट को या इक्विटी को? वेरी गुड, अनम्यूट करो, बोलो। तुम्हारी आवाज कट रही है, तुम्हारी आवाज कट रही है, म्यूट कर लो अपने आप। अनम्यूट करो, बोलो। सर इक्विटी के थ्रू सर। इक्विटी के थ्रू, यस। ठीक है, इक्विटी के थ्रू, वेरी गुड, ठीक है। एक क्वेश्चन और है कि अगर मुझे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कॉस्ट को कम रखना है, तो मैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन से कंपोनेंट को रखूंगा, इक्विटी को या डेट को? इक्विटी को या डेट को? अनम्यूट करो, बोलो। सर सिक्योरिटी रखेंगे सर। इक्विटी को रखोगे? सर दोनों को रखेंगे सर, डेब्ट एंड इक्विटी को सर, क्योंकि दोनों मिक्स है सर, डेब्ट एंड इक्विटी सर। अगर मुझे कॉस्ट को कम करना है तो कॉस्ट कम करने के लिए मेरा जो फोकस होगा वो डेट की ओर होगा। क्यों अंकित? क्योंकि डेट पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता है, और उस एक्सपेंस से मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है वो घट जाता है, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। राइट? यस सर। ठीक है। हाँ, मतलब ऑब्वियसली दोनों को रखोगे अंकित, लेकिन डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा रखोगे और इक्विटी को कम रखोगे। ठीक है। एक ऐसा बिजनेस जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा स्टेबल हो, अर्निंग्स स्टेबल हो, तो हम लोग डेट को प्रेफर करना चाहिए हम लोगों को, या फिर इक्विटी को प्रेफर करना चाहिए? गुड, हैंड सही रेज बात जिसने किया बोलेगा। था। मेरा रिपीट। क्वेश्चन है कि हाँ, अगर कोई बिजनेस जो स्टेबल प्रॉफिट के साथ हो, जिसमें अर्निंग्स ज्यादा हो, ठीक है, अर्निंग्स स्टेबल हो, वो बिजनेस में ज्यादा डेट के थ्रू फंड रेज करने की कोशिश होनी चाहिए या फिर इक्विटी के थ्रू? सर डेट के थ्रू सर। क्यों क्यों डेट के थ्रू? सर क्योंकि सर यहाँ प्रॉफिट सर ये स्टेबल है सर, इसीलिए सर। तो प्रॉफिट स्टेबल है तो डेट क्यों, इक्विटी क्यों नहीं? सर इक्विटी के सर रिटर्न सर देना पड़ता है ना सर। तो डेट पे भी तो तुमको इंटरेस्ट देना पड़ता है। यस सर। और सोचो थोड़ा, तब तक मैं दूसरों के पास जा रहा हूँ। आई गॉट फ्यू आंसर्स, फ्यू हैंड्स रेज। अनम्यूट करो, बोलो। सर डेट बढ़िया होगा सर, इसलिए क्यों? क्योंकि सर हमारे लिए गुड डेट हो सकता है, जैसे कि सर
तुम्हारी आवाज तुम्हारी आवाज बहुत तुम्हारी आवाज बहुत कट तुम्हारी आवाज अरे तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है। 5% पे इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हो सकता है कि वो मनी। देखिए है क्या, जो आंसर मुझे चाहिए था, अच्छा लेट मी गिव, चलो बोलो, दो तो आंसर क्या होगा? सर डेब्ट को ही प्रीफर करेंगे सर। क्यों क्यों प्रेफर क्यों करेंगे डेट को? सर, क्योंकि अगर हम किसी से अगर लोन लेते हैं सर, तो उसके लिए कुछ टाइम गिवन होगा उसको लोन वापस करने के लिए, और उतने में बिजनेस और प्रॉफिट दे सकती है। ठीक है, देखो इसके पीछे जो आंसर मुझे चाहिए था कि अगर आप डेट ले रहे हैं, अगर आप कर्जा ले रहे हो बाबू, तो तुमको पीरियोडिक पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट का। अगर तुम प्रॉफिट कमाओ या प्रॉफिट नहीं कमाओ, जिससे तुम लोन ले रहे हो उसको तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा ना, वेदर यू आर अर्निंग प्रॉफिट और यू आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट। अब मैंने कहा कि आपको एक स्टेबल प्रॉफिट हो रहा है, अर्निंग्स स्टेबल है, तो हम डेट से फंड ज्यादा रेज करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो मेरे पास मुझे टैक्स कम पे करना पड़ेगा, दूसरा मेरे पास कंट्रोल ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि इक्विटी कम है, कंट्रोल ज्यादा रहेगा। तीसरा, मेरे हमको इंटरेस्ट पेमेंट करने की कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि मेरे पास अर्निंग्स है। और चौथा, जैसा तुमने बताया कि अगर मेरे पास प्रॉफिट हो रहा है, स्टेबल प्रॉफिट, तो जब उसको देने का समय आएगा तो मेरे पास प्रॉफिट में से सफिशिएंट पैसा रहेगा ताकि मैं उसको लौटा सकूं। समझ गए? इसीलिए इसीलिए डेट के थ्रू फंड रेज करना ज्यादा आसान होगा। कब? अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो। अब आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, तुम थोड़ा एक चीज और बताओ, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में कोई डिफरेंस पहले मुझे बताओ। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में कोई डिफरेंस? हैंड किसी ने रेज किया है, ठीक है, अनम्यूट करो, बोलो बोलो। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, अनम्यूट करो, बोलो। सर इक्विटी शेयर जो होता है सर, जो उसको वोट देने का राइट्स होता है सर, और प्रेफरेंस शेयर को नहीं है सर। कैमरा और ऑन कर, कैमरा ऑन कर लो। और सर ठीक है, प्रेफरेंस शेयर, और जो भी जैसे कि अगर कंपनी का अगर डिल्यूशन होता है तो सबसे पहले सारा एसेट को बेचकर सारे लायबिलिटी को एथिक पेड करने के बाद सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को देंगे, और उसके बचने के बाद इक्विटी शेयर को देंगे सर। एंड वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बोलो बोलो सर, बोलो, बहुत बढ़िया, बोलो। और और कुछ इक्विटी बोलना है? शेयर। नो सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। देखिए इसने क्या कहा बच्चे ने कि सर जब कंपनी, अच्छा कुछ और, कोई और भी, हाँ बोलो, बोलना चाह रहे हो, बोलो। चलो ठीक है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में फर्क क्या है? तो इक्विटी शेयर्स को वोटिंग राइट होता है जैसा इस बच्चे ने कहा, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं होता, राइट। दूसरी बात यह है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है, लेकिन वो वोटिंग राइट तभी इस्तेमाल कर पाएगा जब उसके राइट्स का वायलेशन हुआ, उसके अधिकारों का वायलेशन हुआ। कंपनी चलाने में, कंपनी मैनेजमेंट में प्रेफरेंस शेयर्स की शून्य भूमिका है, कोई रोल नहीं प्ले करता, ठीक है। दूसरी बात, इक्विटी शेयर होल्डर्स को रेसिडुअल प्रॉफिट्स में से डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को सारे खर्चे काटने के बाद, टैक्स पे करने के बाद, प्रेफरेंस डिविडेंड को, डिविडेंड या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बचा, उस प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलेगा। और डिविडेंड का परसेंटेज फिक्स्ड नहीं होता है, डिविडेंड का परसेंटेज ऊपर भी हो सकता है, डिविडेंड का परसेंटेज नीचे भी हो सकता है, डिविडेंड नहीं भी मिल सकता। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में डिविडेंड का जो पेमेंट होगा
वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले होगा और डिविडेंड का परसेंटेज फिक्स्ड होता है, हर हाल में उतना ही मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो, हर हाल में जो फिक्स्ड परसेंटेज है उतना ही मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा इस बच्चे ने बताया कि सर जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, डिसोल्यूशन नहीं होता, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप में होता है, क्या होगा, लिक्विडेशन। तो जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, तो लिक्विडेशन का मतलब समाप्ति, तो कंपनी का जितना भी एसेट्स है, सारे एसेट्स को बेचने से जो कैश प्राप्त होगा, उससे पहले आप क्या करेंगे, उससे पहले आप पेमेंट करेंगे किसको, आउटसाइड लाइबिलिटीज को। पेमेंट करने के बाद अगर कुछ बचता है तो फिर उससे आप पेमेंट करेंगे किसको, पेमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और फिर बचेगा तब बेचारा इक्विटी शेयर होल्डर लेके जाएगा। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो बिजनेस का एक्चुअल ओनर है, एक्चुअल ओनर है, ठीक है, वो सिर्फ ओनरशिप कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ कैपिटल है, जिसमें डेट का भी फीचर्स है और इक्विटी का भी फीचर्स है। इतना लिखना पड़ेगा, इतना, अगर क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, या जो नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोगों को पढ़ना है, दैट इज कैपिटलाइजेशन। चैप्टर क्या है, कैपिटलाइजेशन। सुनना थोड़ा ध्यान से, 5-10 मिनट एकदम आराम से सुनो, रिलैक्स होके। कैपिटलाइजेशन क्या है? अच्छा, रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर किसी को याद है क्या? कैपिटलाइजेशन पढ़ने से पहले ये सब मैं भूमिका तैयार कर रहा हूँ, बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ, ताकि कैपिटलाइजेशन समझ में आए। रोल ऑफ अ मैनेजर किसी को पता है क्या? रोल ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर इनफैक्ट अनम्यूट करो, बोलो रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर। Yes, sir, sir. पहला role है sir to make an estimation of a financial need of the business. And sir, financial need of the business will depends upon several factor. That is sir, first one है sir long term financial need और short term financial need. Sir, दूसरा है sir the nature of the business, that is the business is for trading unit or manufacturing unit. और तीसरा है sir a business is a newly established or already established one. वेरी गुड अंकित, बढ़ो आगे, पॉइंट नंबर 2 पे आओ। सर दूसरा है सर to identify the different source of raising finance, or sir hence in finance all those funds have been broadly classified into two sources, that is debt and equity. Sir, the role of debt and equity will basically concern with deciding the capital structure of the company. बहुत And बढ़िया, आगे बढ़ो। capital structure is nothing but the mix of debt and equity. And sir, the proportion of debt and equity will depends upon several factors, sir. And sir, the factor is to take a step in raising. फैक्टर को छोड़ दो, पॉइंट नंबर 3 पे आओ। सर दूसरा है सर, तीसरा है सर to take a step in raising finance. Sir, for this reason the finance manager have to issue the securities. Sir, next is the allocation of fund issue. And sir, allocation of funds should always be in line of requirement, that is over allocation and under allocation is need to be avoided. वेरी गुड। अब हम लोगों को ये जो कैपिटलाइजेशन चैप्टर है, इसमें जो थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट जो तुमने कहा ना, थर्ड पॉइंट बेसिकली रेजिंग ऑफ फंड्स, रेजिंग ऑफ फंड। जब आपने सोर्स आइडेंटिफाई कर लिया कि ठीक है मुझे डेट से रेज करना है या इक्विटी से रेज करना है या किस प्रोपोर्शन में रेज करना है, प्रेफरेंस शेयर से रेज करना है, इक्विटी से रेज करना है, पब्लिक डिपॉजिट से रेज करना है, डिबेंचर से रेज, किससे रेज करना है, या लोन मॉर्गेज के थ्रू रेज करना है, कैसे रेज करना है, अगर आपने ये सारी चीजें तय कर ली तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? इट्स अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इन कैपिटल टू द कंपनी। हाँ, कैपिटल को जब आप कंपनी में लेकर आते हैं
तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैपिटलाइजेशन। मतलब वंस यू आर इन्फ्यूजिंग द कैपिटल इन अ बिजनेस, इट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन। इंजेक्शन ऑफ फंड्स इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन, राइट। तो ऐसे भी आपको पता है कि कोई भी बिजनेस बगैर कैपिटल के आप स्टार्ट नहीं कर सकते, चाहे वो फिक्स्ड कैपिटल हो या वर्किंग कैपिटल हो। अगर केवल फिक्स्ड है तो भी काम नहीं बनेगा, केवल वर्किंग है तो भी काम नहीं बनेगा। तो कैपिटलाइजेशन बेसिकली होता क्या है ना कि आप अपने बिजनेस में जब फंड को लेकर आते हैं, जब आप फंड को इंजेक्ट करते हैं, तो दैट इंजेक्शन ऑफ ब्रिंगिंग इन द फंड्स इनटू अ बिजनेस, द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग कैपिटलाइजेशन कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब आप देखिए, जब हम लोग कैपिटलाइजेशन कहते हैं तो कैपिटलाइजेशन की का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप कैपिटलाइजेशन किस आधार पे करेंगे, किस आधार पे आप कैपिटलाइजेशन करेंगे। तो कहता है कि कैपिटलाइजेशन करने का दो बेसिस है, दो थ्योरीज है। इसके ऊपर मैं अभी पूरे चैप्टर का सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो आप जब कैपिटलाइजेशन करेंगे तो कैपिटलाइजेशन करने का दो बेस है, दो थ्योरी है। पहली थ्योरी है अर्निंग्स थ्योरी, और दूसरी थ्योरी है कि हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इनटू अ बिजनेस, हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इनटू बिजनेस। इन दो थ्योरी के आधार पे आपको बिजनेस में कैपिटल लेकर आना है, राइट। कैपिटलाइजेशन। अब आप पूछेंगे अर्निंग्स थ्योरी क्या मतलब हुआ सर इसका, अर्निंग थ्योरी। तो अर्निंग थ्योरी में होता क्या है कि आप बिजनेस क्यों करते हैं, आप बिजनेस को एस्टैब्लिश क्यों करते हैं? क्योंकि आपको प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कमाना चाहते हैं। तो आप जब अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे कि आप जैसा बिजनेस कोई दूसरा भी कर रहा है क्या, क्या कोई कॉम्पिटिटर पहले से है। अगर है तो उसने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कितना परसेंटेज वो गेन कर रहा है। तो वो अर्निंग्स के हिसाब से, जब आप अर्निंग्स एक्सपेक्टेड के हिसाब से बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो उसको हम लोग कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग्स एक्सपेक्टेड। कि आप कितना परसेंट अर्न करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको पैसा लगाना पड़ेगा, राइट। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है कि एसेट रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस। अब जैसे देखिए, कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो किसी भी बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में, उसको ऑपरेट करने में आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, यू रिक्वायर फाइनेंस। हाँ, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो या फिर वर्किंग कैपिटल हो। तो किसी बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में टोटल इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग ऑफ द एसेट एंड द वर्किंग ऑफ द बिजनेस, उसको आप एस्टिमेट करते हैं और उसके आधार पे आप कैपिटलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब ये जो कैपिटलाइजेशन है, ये बताया कि सर ये जो कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इस कैपिटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में जब मैं फंड को एलोकेट करता हूं तो एलोकेशन के समय मुझे ये ध्यान देना चाहिए कि कहीं वो अंडर कैपिटलाइज्ड या ओवर कैपिटलाइज्ड या अंडर एलोकेशन या ओवर एलोकेशन तो नहीं हो रहा। अगर अंडर एलोकेशन हो रहा है इसका मतलब कि आपने वहां पर रिसोर्सेज कम दिया है, नतीजा ये होगा कि वो डिपार्टमेंट उस रिसोर्सेज का के अभाव में शायद बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। दूसरा, जहां पे आपने ओवर एलोकेशन कर दिया, जरूरत से ज्यादा आपने दे दिया, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर क्या हो रहा है कि फंड का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने झूठ मूठ का दे के रखा है, फंड आइडल पड़ा हुआ है, अनयूटिलाइज हो रहा है। दोनों ही सिनेरियो में आपका परफॉर्मेंस गिरेगा। दोनों ही सिनेरियो में आपका परफॉर्मेंस गिरेगा। कैसे गिरेगा? अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या हो रहा है कि वहां पर रिसोर्स नहीं है, विभाग काम नहीं कर पा रहा, रिसोर्स के अभाव में प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पा रहा। और ओवर एलोकेशन में क्या हो रहा है कि जरूरत से ज्यादा रिसोर्स है,
उतने रिसोर्स की जरूरत नहीं है, रिसोर्स वेस्ट में रिसोर्स आइडल रखा हुआ है, अनयूटिलाइज रखा हुआ है। नतीजा ये हो रहा है कि आप थोड़े ही रिसोर्स में ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका बहुत सारा रिसोर्स आइडल पड़ा हुआ, तो आपका ओवरऑल रिटर्न क्या होता है, कम हो जाता है। तो जब आप कैपिटलाइजेशन करते हैं, तो कैपिटलाइजेशन करते समय आपको बहुत कैटेगोरिक होना पड़ेगा, ये ध्यान देते समय कि आप जब किसी डिपार्टमेंट में, जब आप किसी डिवीजन में फंड को डाल रहे हैं या किसी कंपनी में फंड को डाल रहे हैं, तो आप ये ध्यान दें कि वो जो फंड्स है वो ना तो अंडर कैपिटलाइज, वो कंपनी, वो बिजनेस ना तो अंडर कैपिटलाइज हो और ना ओवर कैपिटलाइज हो। अब ये अंडर कैपिटलाइज क्या हुआ? अंडर कैपिटलाइज का मतलब कि आपके बिजनेस में जितना रिक्वायर्ड फंड है उससे कम पैसा हो, और ओवर कैपिटलाइज का मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा हो। तो अब आप समझिए, अंडर कैपिटलाइज जो बिजनेसेस होगा उसमें आपको जो फेयर मार्केट में जो रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टमेंट से, उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी थोड़ा सा ही रिसोर्स है उसके पास और वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो इसलिए वो ज्यादा रिटर्न कमा के दे रही है, वो अपने रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होगा? ओवर कैपिटलाइजेशन ये होगा कि इसको अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो शायद बेहतर समझ में आएगा ओवर कैपिटलाइजेशन को। अब देखिए, सपोज करो कि कंपनी के पास 1 लाख रुपए है और रिक्वायर्ड जो कंपनी का है वो केवल 60,000 है। इस डिपार्टमेंट को रिक्वायर्ड कितना है? 60,000। जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 10% है। अब समझो, कंपनी को ये जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट को 1 लाख रुपए एलोकेट कर दिया गया, और फाइनेंस मैनेजर तो ये सोचता है मैंने 1 लाख रुपए एलोकेट किए, 10% रिटर्न मिलना चाहिए, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न यहां से कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 10% ऑफ 1 लाख। जो फाइनेंस हेड है वो तो ये अंदाजा लगा के बैठा हुआ है कि भैया मैंने इस डिपार्टमेंट को 1 लाख रुपए दे दिए, तो 10,000 रुपए के बराबर मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है ये कह रहा है कि भैया आपने 40,000 रुपए ज्यादा दे दिया, इसका कोई यूज ही नहीं मेरे पास, हम तो सिर्फ 60,000 यूज करेंगे। तो अब आप देखिए एक्चुअल प्रॉफिट कितना ये कमा रहा है। एक्चुअल प्रॉफिट ये कितना कमा रहा है? 10% ऑफ 60,000 बराबर 6,000 ये कमा रहा है। बाबू देखो, ध्यान दो, ये जो हेड था फाइनेंस मैनेजर, वो 1 लाख रुपए देके ये सोच रहा था कि 10% भी कमाएगा तो 10,000 रुपए मुझे कमाई हो रही है। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट हेड है वो कह रहा है कि 40,000 रुपए आपने फालतू दे दिया, आइडल पड़ा हुआ है 40,000, मैं तो सिर्फ 60,000 से कमा रहा हूँ। तो 60,000 से कमा रहा है कितना? 10%। तो एक्चुअली में इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 6,000। हाँ, अब लेकिन ये पूरे डिपार्टमेंट का ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया? प्रॉफिट परसेंटेज of the department on the basis of fund allocated। फंड एलोकेटेड के आधार पे इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 6,000 हो रहा है। हाँ, तो आप देख लीजिए कितना परसेंट हो गया? 6% हुआ। जबकि मैनेजर तो सोच रहा है कितना, हमको 10% मिलेगा।
गेटिंग द पॉइंट? तो ये जो फेयर रेट ऑफ रिटर्न है उसके रिस्पेक्ट में इसका रिटर्न कम हो गया, यानी कि ओवर कैपिटलाइजेशन होगा। तो बहुत सिंपल इसका मतलब है कि बहुत सारा फंड चूंकि अनयूटिलाइज्ड है, तो अंडर या अनयूटिलाइज्ड होने की वजह से फंड आइडल पड़ा रहेगा, और जो फंड आप यूज कर रहे हैं उससे जो रिटर्न मिलेगा वो रिटर्न भी एवरेज आउट हो जाएगा जो आपके पास अंडर यूटिलाइज फंड है या जो आइडल फंड पड़ा हुआ। तो ओवर कैपिटलाइजेशन में क्या होगा कि मार्केट में जो एक फेयर रेट ऑफ रिटर्न बना हुआ है, मार्केट में जो एक अंदाजा है कि 10% मिलेगा, 12% मिलेगा, तो आप मार्केट से कम रिटर्न कमा के दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास फंड ज्यादा है, आपको फंड एलोकेट ज्यादा कर दिया गया है, आप उस फंड को यूज, लेकिन जब आप ओवरऑल रिटर्न निकालेंगे तो आप जितना फंड यूज कर रहे हैं उस पर तो निकलेगा नहीं, जितना आपको एलोकेट किया गया उस पर निकलेगा। इसीलिए कहता है अंडर यूटिलाइजेशन या अंडर कैपिटलाइजेशन और ओवर कैपिटलाइजेशन दोनों एक ऐसा सिनेरियो है जिसको हर एक एंटरप्राइज को अवॉइड करना चाहिए। जो फाइनेंस मैनेजर है उसको कोशिश करना चाहिए कि वो उसको मैनेज करके दे और बेहतर परफॉर्म करके दे। तो ये पूरे चैप्टर में हम लोगों को यही पढ़ना है, कैपिटलाइजेशन क्या है, कैपिटलाइजेशन की थ्योरीज पढ़नी है, और फिर टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन पढ़ना है जिसमें अंडर कैपिटलाइजेशन है, ओवर कैपिटलाइजेशन है, फीचर्स दोनों का पढ़ना है, मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों का पढ़ना है। बस यही है इस पूरे चैप्टर। मेरे ख्याल से 3 से 4 क्लास लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने, मैक्स 5 क्लासेस आई विल बी रिक्वायरिंग, राइट? तो आप जो पढ़े कुछ समझ में आए? कुछ कुछ पूछना है बाबू तुम लोगों को? समथिंग दैट यू वांट टू आस्क? क्लास, समथिंग दैट यू वांट टू आस्क? अनम्यूट करो, बोलो। नो सर। यस सर। सब समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक, गुड। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। वैष्णवी हैंड रेज करो। इज इट डन? Yes, sir. चलो ठीक, ओके। थैंक यू क्लास। आई एम नाउ कंक्लूडिंग द क्लास।